नमस्ते साथियों, कैसे हो। हमने अपनी लास्ट क्लास में क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट था, उसमें टॉपिक स्टार्ट किया था टोसोमी अपूर्णता, क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल त्रुटि वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका हमने आधा हिस्सा पढ़ लिया। तो आधा हिस्सा हम आज की अपनी इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो सदैव की तरह अपनी बूस्ट लाइन, अगर अपनी काबिलियत पर शक के बजाय यकीन किया जाए, तो उंगलियां उठाने वाले लोग ही एक दिन आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पीछे वाला बैक रिपीट कर लेते हैं कि हमने अपना टॉपिक क्या स्टार्ट किया था कि टोसोमी अपूर्णता क्या लिखा है? टोसोमी अपूर्णता, क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल त्रुटि, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कल की अपनी क्लास में। तो इसके अंदर हमने जो पढ़ लिया था, हम उसके आगे की बात करते हैं। तो हमने ये सीखा था कि क्रिस्टल दोष में होता क्या है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में जो अवयवीकरण है, उनके स्थान में किसी कारण से अनियमितता, विचलन या परिवर्तन हो जाए तो उसको हम क्रिस्टल दोष कहते हैं। और इस क्रिस्टल दोष को आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक को तो हमने नाम दिया था रेखीय दोष, क्या लिखा था? रेखीय दोष। और दूसरा था आपका बिंदु दोष। याद होगा बिल्कुल। बिंदु दोष को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था? कमेंट्स में बता दीजिए जल्दी से। बिंदु दोष को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया था? 3 हिस्सों के अंदर इस बिंदु दोष को हमने डिवाइड किया था। तो ये 3 कौन कौन से, उनकी हम बात कर लेते हैं। एक को तो आपने नाम दिया था स्टाइकियोमेट्री दोष। एक को क्या नाम दिया था? स्टाइकियोमेट्री दोष। दूसरे को आपने नाम दिया था नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। और तीसरे वाले को का आपने नाम क्या लिखा था? अशुद्धता दोष। अगर आपको चीज़ें आती और टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो कमेंट्स में लिख दिया करो, जिससे मुझे ये आइडिया लग जाता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना का आपको याद हो रहा है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अब क्लास बीच में से अटेंड कर रहे हैं। मैं फिर से बता दूं कि इस चैप्टर की मैंने 10 क्लासें ले चुका हूं, ये 11वां वीडियो है। तो अगर आपने पहले वाली क्लास अटेंड नहीं की है तो ये क्लास समझ में नहीं आएगी। तो कोशिश करना, और इस वीडियो के विशेषकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जितनी भी क्लासें हैं उन सबका लिंक मिल जाएगा। तो पहले इस क्लास को अटेंड करने के बाद पहले वाली आप क्लास देख लेना। तो हम बात करें बिंदु दोष। तो बिंदु दोष को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया: स्टाइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष और अशुद्धता दोष। स्टाइकियोमेट्री दोष के लिए मैंने कहा था कि जब वह दोष जिसमें क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात सदैव समान बना रहता है, वो होता है स्टाइकियोमेट्री दोष। और इसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। नंबर 1 आपने लिखा था रिक्तिका दोष, दूसरा लिखा था अंतराकाशी दोष, नंबर 3 पे मैंने शब्द लिखा था फ्रैंकल दोष, और नंबर 4 पे शॉर्टकी दोष। तो कितने हिस्सों में डिवाइड किया था इसको? 4 हिस्सों में। और हमने ये बातें भी क्लियर कर ली थी कि ये दोनों त्रुटि दोष है वो तो पाए जाते हैं आपके अनआयनिक यौगिकों में, और ये पाए जाते हैं दोनों के दोनों किसमें? आयनिक यौगिकों में। और इन दोनों का अंतर कैसे लिखना था इसको मैंने डिटेल से आपको समझा दिया था। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको ये बताई थी, कि एक ऐसा कंपाउंड और है, क्या नाम था? AgBr। क्या लिखा है? AgBr। ये AgBr के अंदर फ्रैंकल और शॉर्टकी, AgBr के अंदर, किसके अंदर? इस AgBr के अंदर ये दोनों त्रुटियां पाई जाती है। अब बात करते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। परिभाषा लिखाऊंगा किसे कहते हैं उसकी भी बात करेंगे। बस एक बार माइंड में रखें, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष है वो 2 प्रकार का होगा। एक तो होता है धातु आधिक्य दोष
धातु आधिक्य दोष, और एक होगा आपके धातु न्यूनता दोष। क्या लिखा है? नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष में एक को तो हमने नाम दे दिया धातु आधिक्य दोष, और एक हो गया धातु न्यूनता दोष। अशुद्धता दोष का केवल एक ही है, उसमें प्रकार अपने नहीं है। तो इतनी चीज़ें हमने एक बार से इसको किया है। आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जिससे अपना जो टॉपिक आज का नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष, उसके बारे में बात करते रहो। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले आप। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, इसके बाद मिटा देते हैं इसको हम। इसके बाद अपना जो मेन टॉपिक है नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष, उसके बारे में बात करेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, जहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो हम बात करें यहाँ पे कि अपना जो टॉपिक है, नाम लिख रहा हूँ नॉन नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। तो अगर आपको पहला वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा था स्टोइकोमेट्रिक दोष, अगर उसकी परिभाषा याद है तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टोइकोमेट्री में क्या था कि यौगिक के धनायन किसी वह दोष जिसमें क्रिस्टल जालक में धनायन व ऋणायन का अनुपात सदैव समान रहता है, वो तो था स्टोइकोमेट्रिक दोष। और नॉन का मतलब नहीं, तो इसमें नहीं होगा। तो इसके लिए परिभाषा क्या बोल सकते हो? वह दोष, फिर से वह दोष जिसमें क्रिस्टल जालक में उपस्थित धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात समान नहीं होता है। समान किससे नहीं होगा? उसके अणुसूत्र से। धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात उसके अणुसूत्र के समान नहीं होता है, उससे आप क्या कहोगे? नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष में जब धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात अगर आगे पीछे हो जाएगा, अनुपात समान नहीं होगा, तो आवेश की प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ आवेश को संतुलन करने के लिए दो कंडीशनें होती है, या तो इलेक्ट्रॉन होता है वो आधिक्य में आ जाता है, या धातु ज़्यादा मात्रा में आधिक्य की मात्रा में आ जाता है, तभी वहाँ पर आवेश। क्योंकि ध्यान रखना, चाहे दोष कोई सा हो, कोई सा भी दोष या कोई सी भी त्रुटि हो, उस कंपाउंड पे जो आवेश है वो सदैव समान बना रहता है, उदासीन बना रहता है। तो उसके लिए पहले हम इसके लिए लिख लेते हैं कि हमें क्या लिखना है कि वह दोष देखो क्या लिख रहे हैं, वह दोष जिसमें क्रिस्टल जालक में उपस्थित धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात, धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात अणुसूत्र, धनायन व ऋणायन संख्या का अनुपात अणुसूत्र की तुलना में भिन्न होता है, उसे नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष कहते हैं। आगे अगर हम बात करना चाहें, इस दोष में होता है क्या कि धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात होता है वो असंतुलित हो जाता है। तो सोचेंगे कि इस दोष में धनायन व ऋणायन की संख्या के अनुपात में असंतुलन हो जाता है। कि धनायन व ऋणायन की संख्या में क्या होगा? असंतुलन हो जाता है। और आगे लिखें, लेकिन मैंने कहा संख्या में हो सकता है आपका, लेकिन आवेश क्या होगा? निश्चित रहेगा, उदासीन रहेगा, समान रहेगा। तो इस असंतुलन को दूर करने के लिए
दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉन या धातु को आधिक्य मतलब ज़्यादा मात्रा में आधिक्य में लेते हैं। कहने का मतलब जो आवेश, क्योंकि धनायन और ऋणायन की संख्या में अगर चेंजिंग होगी तो उनके आवेश में अंतर आएगा। उस आवेश को बराबर करने के लिए, क्योंकि यौगिक का आवेश तो सदैव समान रहेगा, तो उस आवेश को बराबर करने के लिए या तो हम इलेक्ट्रॉन आधिक्य में लेंगे या धातु को आधिक्य में लेते हैं। इसके बाद ये दोष दो प्रकार का होता है। ये दोष दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, धातु आधिक्य दोष, और दूसरा पॉइंट है इसमें बिल्कुल धातु न्यूनता दोष। ये दोष दो प्रकार के होते हैं, एक तो धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। अब यहाँ से क्या करो, धातु आधिक्य दोष को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। किसको? धातु आधिक्य दोष को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? दो के कारण। एक तो ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। एक तो ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, ये गलत हो गया शब्द, रिक्तिका, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष, और दूसरा अतिरिक्त धनायन अंतराकोश में, अतिरिक्त धनायन अंतराकोश में उपस्थित होने के कारण धातु आधिक्य दोष। तो इनसे अब इतना सा हमें समझना है, फिर इस टॉपिक को हम आगे एकदम डिटेल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगा। पहले एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूँ ढंग से, कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखो, अगर हम बात करें यहाँ से समझने की, कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, नॉन स्टाइकोमेट्री दोष। क्या लिखा है? नॉन स्टाइकोमेट्री दोष। अब देखो यहाँ से हम बात करें कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, नॉन स्टाइकोमेट्री दोष। आपको एक ही बात रखना, नॉन स्टाइकोमेट्री दोष में क्या होता है कि यौगिक का जो अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र में जो धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात होता है, रियल में वो अनुपात उससे भिन्न हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, नॉन स्टाइकोमेट्री दोष, वह दोष जिसमें क्रिस्टल जालक में उपस्थित धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात, क्रिस्टल जालक में उपस्थित धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात अणुसूत्र की तुलना में क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। उस दोष को आपने क्या नाम दे दिया, नॉन स्टाइकोमेट्री दोष नाम दिया था। अब क्या होता है, अब सीधा क्वेश्चन आ जाएगी, नॉन स्टाइकोमेट्री दोष क्यों होता है? तो सीधी सी बात आप क्या लिखोगे कि इसमें धनायन व ऋणायन की संख्या के अनुपात में, क्या इसमें धनायन व ऋणायन की संख्या के अनुपात में क्या हो जाता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, असंतुलन हो जाता है या असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। फिर आ गया कि इस दोष धनायन व ऋणायन की संख्या में असंतुलन हो जाएगा, तो आवेश को हम बराबर कैसे करेंगे? आवेश के लिए या तो इसमें इलेक्ट्रॉन, क्या लिख रहे हैं, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन या धातु को आधिक्य में ले लिया जाता है। बिल्कुल कंसेप्ट याद हो जाएगा आराम से, टाइम लगेगा, एकदम स्लो पढ़ेंगे, बहुत टाइम अपने पास। और ये दोष कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ये दोष धातु आधिक्य दोष कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला मैंने लिख दिया धातु आधिक्य दोष और दूसरा धातु न्यूनता दोष। नाम से क्लियर है, पहले वाले में धातु की मात्रा ज़्यादा होगी, दूसरे वाले में धातु की मात्रा कम होगी। अब धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष तो कोई प्रकार नहीं है, लेकिन धातु आधिक्य दोष के दो प्रकार है, ये दोनों हम अब यहाँ पढ़ेंगे। पहला ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। अब सुना, आपने क्रिस्टल जालक लेंगे,
उस क्रिस्टल जालक को धातु अधिक मतलब धातु की अधिक मात्रा में हम गर्म करेंगे। तो ऋणायन रिक्तिका का मतलब क्या होता है, ऋणायन जहाँ रहता है वहाँ से अगर ऋणायन बाहर चला जाए तो उसके स्थान पे रिक्तिका बनेगी। हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था कि जहाँ पर अगर ऋणायन रह रहा है और वो ऋणायन वहाँ पर बाहर चला गया तो उसके स्थान पे एक रिक्तिका बन गई। अब ऋणायन के कारण बनती है, इस कारण से उसको क्या नाम देंगे, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आदि के दोष। बिल्कुल ईजी है, इजिली आपको याद हो जाएगा। अतिरिक्त धनायन, दूसरा प्रकार क्या है, अतिरिक्त धनायन अंतःकोश में उपस्थित होने के कारण धातु आदि के दोष। अब क्या होगा, जो धनायन है, धनायन एक्स्ट्रा ज़्यादा वाला एक्स्ट्रा धनायन है वो कहाँ आ जाएगा, अंतःकोश में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, अंतःकोश में। तो अतिरिक्त धनायन अंतःकोश में उपस्थित होने के कारण क्या है, धातु आदि के दोष। तो एक बार फिर से अगर आप स्क्रीनशॉट जिन्होंने नहीं लिया है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करें। तो मिला देता हूँ अब इसको। अब हमें पढ़ना क्या है, ऋणायनिक रिक्ति के कारण धातु आदि के दोष, अतिरिक्त धनायन अंतःकोश में उपस्थित होने के कारण धातु आदि के दोष, धातु न्यूनता दोष। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। जो हमें लेना है क्या, पहला प्रकार था इसका ऋणायनिक रिक्तिका के कारण। ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। इसका मैं एक सिंपल से डायग्राम आपको समझाना चाहता हूँ। अगर उसको आप समझ लोगे तो मैटर लिखने में कोई प्रॉब्लम आपके नहीं आएंगे। देखो समझो, जैसे सपोज करो मैंने एक कंपाउंड ले लिया NaCl। NaCl का क्रिस्टल लिया तो माना इसकी कैसे बनेगी, जब भी आप इस प्रकार कंपाउंड बनाओ तो ऐसे आपने लिख लेंगे। अब आपको पता धनायन के पास में ऋणायन आएगा, ऋणायन के पास में धनायन। तो अभी वो Na+ है तो इसके पास में यहाँ कौन आएगा, Cl-, Na+, Cl-, Na+। अब यहाँ क्या आएगा, कमेंट्स में जल्दी से डायग्राम बनाएंगे तो Na+, Cl-, Na+, Cl-। यहाँ पे Cl-, Na+, Cl-, Na+। ये धनायन है, ऋणायन है। अब क्या होगा कि ये इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। साइज सबकी बराबर होती है, वो बनाते समय अपनी थोड़ा सा हो जाता है। हो गया। अब देखो इनको मिला देते हैं आपस में। ये माना कोई NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है। क्या ये NaCl का क्रिस्टल है? अब क्या करते हैं, इस NaCl के क्रिस्टल को सोडियम धातु की वाष्प के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ? सोडियम धातु की वाष्प के साथ गर्म करेंगे। तो जैसे ही इस NaCl के क्रिस्टल को सोडियम धातु की वाष्प के साथ गर्म करेंगे तो सोडियम के परमाणु यहाँ पर आ जाएंगे। सपोज करते हैं जैसे एक सोडियम का परमाणु यहाँ आ गया तो सोडियम के परमाणु क्या करेंगे, इसके चारों ओर एक परत बना लेंगे यहाँ पे ऐसे। अब आपको पता है सोडियम है तो सोडियम क्या करेगा, धनायन बनाएगा ये। तो सोडियम क्या करेगा, इस क्रिस्टल जालक से एक Cl को अपनी ओर बाहर खींच लेगा, और विशेष के जो सतह पर होते हैं, सतह वाले Cl। अब चाहे आप किसी अंदर वाले को शो कर लो, तो सपोज किया कि यहाँ से एक Cl चल के इस Na के पास आ गया, तो यहाँ से ये Cl गया तो Cl किसके पास आ गया, इस
Na के पास, तो NaCl मिलकर क्या बनेंगे, NaCl। लेकिन एक विशेष ध्यान रखना कि जब आप Na और Cl माइनस तो नहीं बनेगा, Na प्लस होना चाहिए, Na प्लस Cl माइनस, तब NaCl बनेगा। तो क्या होता, सपोज क्या ये जो Na, मैं इसको कॉस्ट कर दे रहा हूँ, आप समझ लो इसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ से क्या करेगा कि जैसे ये Cl यहाँ वाला इसके पास आएगा, तो इस Na ने क्या किया, Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, क्या कर दिया। अब ये Na प्लस है, वो इस Cl माइनस के साथ NaCl बना लेगा। लेकिन हुआ क्या, तो यहाँ वाला Cl यहाँ पर आ गया, बाहर आ गया। अब बाहर तो आ गया, अब यहाँ से आपको पता है Na से Na प्लस बना है, तब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ नहीं हुआ, हो गया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, इस Cl माइनस के स्थान पे इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन आधिक्य या धातु आधिक्य मैंने शब्द समझाया था, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। ये दोष होता है। तो आवेवीकरण बाहर निकल गया। अब सुना, अब बताओ इस कंपाउंड में जैसे आपने फॉर्मूला लिखा था NaCl का, एक Na और एक Cl, तो इसी अनुपात में इसमें NaCl है क्या, नहीं है। एक ऋणायन इसके अंदर कम है, एक ऋणायन इसमें कम है। तो धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात क्या हो गया, भिन्न हो गया, 2 मैंने कहा कंपाउंड पे आवेश बराबर रहेगा। Cl माइनस बाहर चला गया, समझना इस बात को। Cl माइनस जब बाहर चला गया, Cl माइनस जब बाहर चला गया, तो उसको बराबर करने के लिए क्योंकि एक माइनस का बाहर चला गया, लेकिन मैंने कहा आवेश बराबर रहेगा, तो उसको बराबर करने के लिए Na से जो Na प्लस बनता है, तब जो इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, आ गया। अब आवेश देख लो बराबर है, जितने प्लस के उतने ही माइनस के। अब जो सीधी सी बात थी, ऋणायन था यहाँ पे, Cl थी ऋणायन, ऋणायन बाहर गया, तो उसके स्थान पे क्या बन गई, ऋणायनिक रिक्तिका। उसी के कारण ये दोष बनता है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। नॉर्मली पूछ लिया जाए कि ये क्या होते, तो आप कह सकते हो जब किसी क्रिस्टल जालक में, ये लिखने की जरूरत नहीं, न कोई नहीं पूछेगा, फिर भी बताए, जब किसी क्रिस्टल जालक से कोई ऋणायन बाहर निकल जाता है और उसके स्थान पे कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उस ऋणायन बाहर निकल गया, वहाँ बन गई ऋणायनिक रिक्तिका। इसको हम बोल सकते हैं ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। अब इसका वर्णन क्या है, इस एग्जाम्पल को हमें समझा के लिखना है, और यहीं से अपना क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। अब सुनना, जब किसी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जब किसी क्रिस्टल से ऋणायन बाहर चला गया और उसके स्थान पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं ऐप केंद्र। प्रश्न आता है एग्जाम में कि बेटा ऐप केंद्र किसे कहते हैं, यहाँ लिख दूं मैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इधर से नहीं है, यहाँ ले लेते हैं। इसको आप क्या नाम दोगे, ऐप केंद्र। क्या नाम दोगे इसको, ऐप केंद्र। प्रश्न आता है ऐप केंद्र किसे कहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को बोलते हो आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी ऋणायनिक रिक्तिका को ऐप केंद्र कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, प्रश्न आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में 2-3-4 बार पूछा गया, ऐप केंद्र किसे कहते हैं। तो सीधा सिंपल से एग्जाम्पल हो गए, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को आप क्या कह सकते हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और ये क्या ऋणायनिक रिक्तिका, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिका को ऐप केंद्र कहते हैं। अब आपको पता है जब अकेला इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर प्रकाश गिरेगा तो ये उत्तेजित होगा, तो ये इसी ऐप केंद्र के कारण ये क्रिस्टल रंगीन दिखाई देता है। इसी कारण NaCl होता है, वो हल्का पीलापन आ जाता है उसमें। तो फिर से याद कर लेना कि ऐप केंद्र किसे कहते हैं, तो बोलोगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी हुई ऋणायनिक रिक्तिका को ऐप केंद्र कहते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल क्या दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। तो ये डायग्राम बिल्कुल अच्छे तरह से आपको समझ में आ गया। अब इसको मैं यहाँ ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका मेटल लिख लेते हैं। देखो क्या करेंगे, तो जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम धातु, जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम धातु की सोडियम धातु
कि वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो क्रिस्टल की सतह पर सोडियम परमाणु जम जाते हैं और ये सतह के Cl- के साथ मिलकर NaCl बना लेते हैं। Cl- के बाहर आने पर उसके स्थान पर रिक्तिका बन जाती है जिसे ऋणायनिक रिक्तिका कहते हैं। इस रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? जब इस Cl के साथ जब ये Na जोड़ेगा तो ये पहले एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। तो इस रिक्तिका में Na से Na+ में परिवर्तित होने पर Na से Na+ में परिवर्तित होने पर मुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉन आ जाता है। बिल्कुल जैसा हमने इसको समझा था उस प्रकार से हमने इसके बारे में लिख दिया। इसके बाद आगे हम एक लाइन और लिख सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिकाओं को ऐप केंद्र कहते हैं जिसके कारण क्रिस्टल जालक रंगीन दिखाई देता है। रंगीन दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ से कुछ समझें तो जो जैसे आपका NaCl है क्या हो जाता है? हल्का पीला। लिथियम क्लोराइड है उसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी। तो प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन सुन लेना बेटा, क्वेश्चन अच्छा बनेगा। NaCl का रंग हल्का पीला होता है क्यों? तो सीधा लिखोगे क्योंकि इसमें ऋणायनिक रिक्तिका के कारण कौन सा दोष पाया जाता है? धातु आधिक्य दोष पाया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप लिख लेना इसको अच्छी तरीके से कि NaCl का रंग हल्का पीला या LiCl गुलाबी रंग का होता है क्यों? तो सीधा आंसर लिखोगे, ये नहीं समझाना, केवल ये आंसर लिखना आपको, क्योंकि इसके अंदर ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष पाया जाता है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में और कुछ पूछे ना पूछे, ये सीधा पूछा जाता है कि ऐप केंद्र किसे कहते हैं। किसकी बात करें? ऐप केंद्र किसे कहते हैं। ऐप केंद्र के बारे में क्वेश्चन अच्छा पूछ लिया जाता है बाकी की चीज़ों में। और ये ऋणायनिक रिक्तिका किसे कहेंगे, ये बात भी आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐप केंद्र किसे कहते हैं और इस ऐप केंद्र के कारण क्रिस्टल कैसा होता है? रंगीन होता है। और इसी को समझिए, इसी के कारण NaCl का रंग हल्का पीला, LiCl का रंग कैसा हो गया? गुलाबी हो जाता है। इस ऐप केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और इस पूरे को समझना चाहे तो क्या नाम दे देंगे? ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। ऋणायनिक रिक्तिका के कारण
धातु आदि के दोष। तो जल्दी से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे दूसरा दोष है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया आपका, आगे हम बात करें, मिटा देते हैं इसको। तो बड़ा कुछ जल्दीबाजी नहीं है, ढंग से अगर हम समझेंगे, एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा क्या है कि इनकी डायग्राम बनाने में टाइम लगता है और समझने में भी प्रॉब्लम आती है। इस प्रकार से अगर आप याद करोगे तो बिल्कुल वैसा बन जाएगी। इसके अलावा जब तक आप अपने नोट्स स्वयं नहीं बनाएंगे, जब तक अपने नोट्स आप स्वयं नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर नोट्स सेंड कर दो, बड़ा एक एक चीज़ लिखिए, जैसे आपको क्लास में लिखाया जाता है वैसे लिखा है तो इजीली आप इसके नोट्स बना सकते हो। और अपने हाथों से बनाओगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेगी। इसलिए ठीक है, अब आगे स्टार्ट करें। इसका धातु आदि के दोष के दूसरे प्रकार की बात कर लेते हैं कि अतिरिक्त धनायन। धनायन यहाँ एक्स्ट्रा होगा तो क्या लिखा, अतिरिक्त धनायन अंतःकोश में, अतिरिक्त धनायन अंतःकोश में उपस्थित होने के, अतिरिक्त धनायन अंतःकोश में उपस्थित होने के कारण धातु आदि के दोष। अतिरिक्त धनायन अंतःकोश में उपस्थित होने के कारण धातु आदि के दोष। इस दोष के अंदर क्या होता है कि आपका जो धनायन होता है कि क्रिस्टल जालक को आप गर्म करोगे तो क्रिस्टल जालक को गर्म करने पर जो अतिरिक्त धनायन होगा वो अंतःकोश में आ जाता है और उसको बराबर करने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जिससे आवेश बराबर हो जाता है। तो इसके लिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समझने के हिसाब से कि क्या लिखेंगे इसके लिए कि इस दोष में क्रिस्टल जालक के अंतःकाशी स्थान में, क्रिस्टल जालक के अंतःकाशी स्थान में कोई अतिरिक्त धनायन प्रवेश कर जाता है। तो अतिरिक्त धनायन क्या होता है, अंतःकाशी स्थान में कोई अतिरिक्त धनायन प्रवेश कर जाता है जिसके कारण क्रिस्टल जालक में धनायन की अधिकता हो जाती है। अब धनायन अधिक हो गए तो मैंने कहा कि आवेश इन कंपाउंड में बराबर होंगे, तो इस आवेश को बराबर करने के लिए जितने धनायन आए हैं उतने के उतने ऋणायन इसमें प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण क्रिस्टल जालक में धनायन की अधिकता हो जाती है। क्रिस्टल जालक की वैद्युत उदासीनता बनाए, क्रिस्टल जालक की वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन अंतःकाशी स्थल में आ जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल बताऊँ, एग्जाम में पूछा जाता है ZnO, जिंक ऑक्साइड। जो जिंक ऑक्साइड होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और जैसे ही जिंक ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं तो उसमें हल्का पीलापन आ जाता है। क्वेश्चन आता है कि जिंक ऑक्साइड
को गर्म करने पर वो पीला क्यों हो जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर उसमें अत्यधिक धनायन अंतःकोश में उपस्थित होने के कारण धातु आदि के दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला। तो यह लिख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का। तो जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर उसका रंग पीला हो जाता है। जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर उसका रंग पीला हो जाता है क्योंकि उसमें अतिरिक्त धनायन अंतःकोश में उपस्थित होने के कारण धातु आदि के दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, वो एग्जाम जेडेनओ वाला क्वेश्चन है। ये जेडेनओ का एग्जाम्पल है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो और ये शायद इससे यहाँ से क्वेश्चन आए, न्याय सीधा क्वेश्चन आता है कि जेडेनओ जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर उसका रंग पीला क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको गर्म करने पर उसमें अत्यधिक धनायन अंतःकोश में उपस्थित होने के कारण धातु आदि के दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये कंडीशन होती है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया आपका। इसके बाद तो आज की इस क्लास में हमने स्टार्ट किया था नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष का पहला प्रकार था धातु आधिक्य दोष। किसकी बात कर रहे हैं? धातु आधिक्य दोष। तो ये आज अपना कंप्लीट हो गया। और कल की ऑनलाइन क्लास में इसका जो दूसरा प्रकार धातु न्यूनता दोष, और एक और अपना बच गया इसके अलावा अशुद्धता दोष, उनके बारे में हम बात करेंगे, जिससे ये अपना ये टॉपिक पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।